हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई शुरुआत, जिसके अंदर आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB, या जिसको शॉर्ट में आप RS राजस्थान सिलेक्शन कमीशन भी बोल देते हैं, के जितने भी PYQ है, इट मींस जितने भी आज तक परीक्षाएं ली है इस बोर्ड ने, उस परीक्षा के अंदर जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स अपने उनको सॉल्व करेंगे यानी उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, और ये पता लगेगा आपको कि बोर्ड जो है वो किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको दे पा रहा है, यानी बोर्ड कहां तक सोच पा रहा है, किस लेवल तक के वो क्वेश्चन दे रहा है। इस सीरीज में अपने केवल और केवल साइंस के PYQ जो है उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साइंस में आपकी चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके बायोलॉजी हो, तीनों के जो क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है वो आपको मिलेंगे। तो अपने 2018 के अंदर जो 9/7/2018 को एक एग्जाम हुआ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का, 2018 की भर्ती थी, वहां से अपने पेपरों को उठा रहे हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के जितने एग्जाम है सबको अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मास्टर पेपर था आपके 2018 के इंस्पेक्टर एग्जाम का, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर। इसके अंदर साइंस अच्छी खासी की है। अब ये मत कहना कि सर ये टॉपिक हमारे लगता नहीं है और ये टॉपिक हमारे लगता है। इन पेपरों में जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, चाहे वो आपके टॉपिक लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है, जो क्वेश्चन आपके एक आधा क्वेश्चन आएगा ऐसा जो टॉपिक आपके नहीं है तो उसको थोड़ा स्किप कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 व L2 के भर्ती की जो है आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा जो भी भर्तियां आयोजित की जाती है उनमें से किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है ना, ये वीडियो आपके लिए है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बिना किसी देरी के अपने चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। तो ये देखो एक बार फिर से मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। ये 2018 का मास्टर पेपर है जो कि बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया। सारे पेपर अपने बोर्ड से उठाएंगे, कहीं से और से नहीं उठाएंगे। अगर इन पेपर्स की आपको PDF चाहिए कि हमें सर आप साइंस के तो करवा दिए, बाकी हम खुद करके देखेंगे जीके वगैरह, तो इनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको इनका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे या आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा साइंस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जो फिजिक्स ड्रिंक्स है इसको सब्सक्राइब कर ले, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज भी मिलेगी। इसके अलावा जो PDF वगैरह है वो भी मिलती है, और चैनल का नाम यही रहेगा फिजिक्स ड्रिंक्स। एक बार तो शायद उसमें 99 या 100 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये 2 घंटे का पेपर हुआ था, उस समय 100 नंबर का था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। इस पेज पे अपने क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन जो अपने को मिलेगा वो कौन से नंबर पेज से मिलेगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं तो 16th क्वेश्चन अपना था, तो इसी पेज पे है आई थिंक 16, ये रहा। हाँ जी बिल्कुल, यहीं से आपका जो है पेपर शुरू होता है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिएगा, यहां से आपका जो है पेपर शुरू होता है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 16th है जो कि साइंस का क्वेश्चन है। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, यानी किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार बायोमास अधिकतम है। जैव भार यानी जीवों का भार कह सकते हो। जीवों का भार का मतलब ये नहीं कि वो 50 किलो 10 किलो 20 किलो, ऐसा नहीं है। वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं वो आपकी क्वांटिटी काउंट होती है। या तो देखो, एक झील है, एक तालाब है, एक वन है, एक घास भूमि है। तो जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे कि घास भूमि में केवल घास और घास के अंदर रहने वाले जीव जंतु पाए जाएंगे, तालाब में केवल तालाब पारिस्थितिकी मिलेगी,
झील में केवल झील की मिलेगी, लेकिन वन के अंदर तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वन के अंदर तो ये सारी चीजें मिलेगी, घास भी होती है, पेड़ पौधे, तालाब वगैरह, झील वगैरह भी छोटी मोटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब वन के अंदर ये सारी चीजें मिलेगी, तो सबसे ज्यादा जो आपके जीव मिलेंगे एक तरह से कहो तो किस में मिलेंगे, वन के अंदर मिलेंगे, इट मींस फॉरेस्ट में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दोनों साइड एक साथ ही कर लेते हैं, सीक्वेंस से चलना कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 22 नंबर कर लेते हैं। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली इज, यानी कि कौन सा है इसमें से एक आनुवंशिकी विकार जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का यानी कि आपके चोट लगने पे ब्लड के रुकने के बाद एक कठोर सी परत बनती है जिसको रक्त का थक्का या क्लोटिंग बोलते हैं, जिसमें विटामिन के आपका हेल्प करता है ना। कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के आपका हेल्प करता है। तो कौन सा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है या हीमोफीलिया है। तो इनकी अगर मैं चर्चा करूं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जिसके अंदर जो फेफड़े हैं आपके, क्या है, जो आपके फेफड़े हैं या आप कह सकते हो पाचन तंत्र जो है ये प्रभावित होता है। इसके अंदर आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर फेफड़े और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। थैलेसीमिया, अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूं तो ये हीमोग्लोबिन के उत्पादन से संबंधित है। इसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो प्रभावित होता है। सिकल सेल एनीमिया में जो आपकी आरबीसी सेल है वो आपकी चकती के रूप में होती है, लेकिन वो आपकी बाद में जो है कैसी उनकी आकृति हो जाती है, हंसियाकार या सिकल सेल हो जाती है, यानी उनकी आकृति जो है वो विकृत हो जाती है, हंसियाकार आपकी जो है आकृति हो जाती है। ये आपका आनुवंशिक विकार है। हीमोफीलिया विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि हीमोफीलिया जो है एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जिसके अंदर क्या होता है, आपके ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट मीन्स थक्का नहीं बनता है, क्या नहीं बनता, थक्का नहीं बनता। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर। और रोग वाला जो आपके टॉपिक है वो सभी एग्जाम के अंदर लगता है ना, रोग जो है वो सभी के अंदर लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर देख लेते हैं। एट विच टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज द डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड टू ए न्यूबॉर्न, यानी नवजात शिशु में जन्म के कितने समय बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। तो डीपीटी का टीका कितने टाइम बाद लगाना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा आप देख सकते हो कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 6, 10, 14, ये क्या वीक, पहली डोज 6 वीक में, दूसरी 10 वीक में और तीसरी 14 वीक के अंदर, यानी 14 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। तो नवजात के अंदर आपके जो कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 घंटे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह है इसका आंसर रहेगा। आगे जो है अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस द ह्यूमन स्पीसीज, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर मानव प्रजाति क्या है, यानी मानव जो है उत्सर्जन के आधार पे, कौन किसके आधार पे, उत्सर्जन के आधार पे अपने 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। एक तो होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जिसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, एक होता है यूरिया उत्सर्जी जिसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, एक होता है अमोनिया उत्सर्जी जो अमोनियोटेलिक है। यानी उत्सर्जन के रूप में बॉडी में से या तो आप यूरिया बाहर निकालते हो या यूरिक एसिड बाहर निकालते हो, यूरिक अम्ल आप उत्सर्जन के रूप में निकालते हो, या आप अमोनिया निकालते हो अपनी बॉडी में से। तो जो इसके अकॉर्डिंग आपको 3 भागों में बांटा, एक भाग तो कौन सा यूरियोटेलिक है, एक यूरिक अम्ल है, यूरिकोटेलिक है, और एक आपका अमोनियोटेलिक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँ तो आप कह सकते हैं अमोनिया जो है ऑलमोस्ट वो आपके सरीसृप बोल दो या जो पक्षी हैं, सरीसृप प्लस में जो पक्षी हैं वो आपके अमोनियोटेलिक होते हैं, यानी अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं ऑलमोस्ट वो कौन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो करते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा सा अपोजिट हो गया ये, हाँ जी, ये जो मैंने लिखा है सरीसृप और पक्षी, एक मिनट थोड़ा बैक चलते हैं, एक, हाँ जी, सरीसृप और जो पक्षी लिखा मैंने, कौन सा, सरीसृप और पक्षी, ये तो होते हैं आपके यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल करते हैं, मीन्स यूरियोटेलिक होते हैं। कौन,
सरीसृप, कौन, सरीसृप, और इनके साथ में कौन आएगा, इनके साथ में पक्षी आ जाएगी। अमोनियोटेलिक होते हैं जो अमोनियोटेलिक है, यानी अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, वो जलीय जीव होते हैं। कौन होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी जैसे मछली हो गई आपकी, कौन हो गई, मछली होगी, ठीक है। ओके, थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम हो रही है, तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, मछली और जलीय जीव अमोनियोटेलिक है। अब बच गया यूरियाटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो मनुष्य जो है या स्तनधारी जितने भी होते हैं, कौन, स्तनधारी जिसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य तो मनुष्य जो है वो कौन सा है, यूरियाटेलिक है, यूरिया उत्सर्जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियर, ओके। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप वीडियो नहीं, ये सीरीज भी बता सकते हो, ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, आपके लिए फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, निम्न में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है, कौन सा है जो पाचक रस नहीं बनाता, आमाशय, यकृत, मूत्राशय, अग्नाशय। आमाशय बिल्कुल बनाता है, अग्नाशय भी बनाता है, यकृत भी बनाता है, पितरस बनाता है, ये दोनों भी बनाते हैं, ठीक है। बच कौन सा गया, मूत्राशय। मूत्राशय में तो मूत्र का संग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता समूह कहते हैं, यानी जो सबको रक्त दे सकता है, कौन है वो है ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा, ऑप्शन डी। और ओ में भी पूछे तो ओ में भी दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें आएगा ओ नेगेटिव, क्या आएगा, ओ नेगेटिव। और एक होता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो होता है ए बी, क्या होता है, ए बी। और ए बी में भी पूछे तो ए बी पॉजिटिव, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके, वह अभिक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण पात्रे विधि द्वारा किया जाता है कहलाती है, यानी इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, आपके कॉपीज तैयार की जाती है डीएनए की, यानी द रिएक्शन इन विच मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो इज नॉन एज विट्रो, है ना। इसके अंदर क्या है, आपकी एलिजा होता है, एलिजा तो एक टेस्ट होता है, पीसीआर है, रैपिड है, आरआई है। तो पीसीआर जो टेस्ट है, एक टाइप का ये भी टेस्ट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पीसीआर। इसके अंदर क्या है, अलग अलग डीएनए की प्रतिक्रिया बनाई जाती है। और पीसीआर को फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन होती है, पॉलीमेर चेन रिएक्शन एक टाइप से होता है। आंसर नंबर सी होगा इसका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है, मस्तिष्क स्तंभ होता है, महासंयोजक पिंड होता है, या अनुमस्तिष्क। देखो ये हिंदी में पढ़ रहे हो तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम, और महासंयोजक पिंड यानी कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। तो इसके अंदर से जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, वो आपका प्रमस्तिष्क होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो होता है ऑलमोस्ट 80 से 85% आपका मस्तिष्क का भाग होता है, और इसका काम होता है सोचना, विचारना, स्मृति रखना, स्मृति जो है, याददाश्त जो है, वो इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। क्लियर, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकार फर्स्ट के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है, इन विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन insufficient amount in type 1 diabetes, glucagon, insulin, somatostatin, both A and B। यहाँ बोला है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और ए व बी। देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो बोला है, क्या बोला है कि अपर्याप्त मात्रा में बनता है, ग्लूकेगॉन बनता है या इंसुलिन। देखो इन दोनों के कारण ही आपको ब्लड शुगर होता है, इन दोनों के कारण। कैसे, इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, ठीक है, और ग्लूकेगॉन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अगर अपने देखा जाए तो हो सकता है इसमें अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं भैया, ग्लूकेगॉन हो सकता है ज्यादा हो जाए और इंसुलिन, देखो दोनों की मात्रा जो है वो आपकी स्रावित हो रही है, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रहेगा,
मान लो इंसुलिन जितना था उतना ही है, लेकिन ग्लूकेगॉन पहले से बढ़ गया है, तो भी आपको ब्लड शुगर हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकेगॉन बढ़ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ग्लूकेगॉन उतना ही है, इंसुलिन घट गया, वो भी कंडीशन हो सकती है। तो इसके अंदर देखा जाए तो दोनों के अनियमित या अपर्याप्त मात्रा में बनने से आपके मधुमेह होता है। वैसे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस रहेंगे ऑप्शन डी के, क्योंकि दोनों के अनियमन से आपके डायबिटीज होती है। लेकिन इसने टाइप फर्स्ट देके थोड़ा कंफ्यूज किया, उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्लियर? ओके, देन नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस एग्रोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टैनिंग विद एनिलीन ब्लू, एथिडाइड ब्रोमाइड, एसिटोक्रामीन और ब्रोमोफिलोन ब्लू। यानी अग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जाता है, यानी किस डाई यानी कलर कह सकते हो, किस कलर की सहायता से आप देख सकते हो। तो इसके लिए एनिलीन ब्लू होता है, या इथिडियम ब्रोमाइड होता है, या ब्रोमोफिल ब्लू होता है, या एसिटोकार्मिन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का जो है वो होगा एनिलीन ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। इसकी सहायता से डीएनए को देखा जा सकता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो आपके हुए, आगे और है आपके साइंस के क्वेश्चन, इतने ही नहीं है। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इस पेज पे आई थिंक आपके नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलो, यहाँ आपको मिलेंगे इसी साइड में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे आपके 57 से आएंगे, इट मीन्स 57 नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न ये रहा आपके, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आपको एक क्वेश्चन और मिल गया, प्राकृतिक जो रबड़ है वो किसका बहुलक है? क्या वो नियोप्रीन है, क्या वो क्लोरोपीन है, या 1,3-ब्यूटाडाइईन है? बहुलक क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एकलक इकाइयां जुड़ती है तो आपका क्या बनता है? बहुलक बनता है। यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर क्या बनता है? बहुलक बनता है, यानी पॉलीमर बनता है। स्मॉल जो सिंगल जो आपके हैं उनसे मिलके। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन या 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन जो है विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आपके बाकी क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 57th क्वेश्चन। पहले स्टार्टिंग में वो बायो थी, ये केमिस्ट्री आ गई। तो देखो यहाँ क्या है, स्ट्रक्चरल बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन, इट मीन्स क्या कह रहा है, संरचनात्मक जैव निम्नीकरण अपमार्जक है। संरचनात्मक जैव निम्नीकृत अपमार्जक कौन सा है? सामान्य एल्किल श्रृंखला होती है, शाखित एल्किल श्रृंखला होती है, या फेनिल पार्श्व श्रृंखला होती है, साइक्लोहेक्सिकल पार्श्व श्रृंखला। ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए। ओके, और साइड में निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है? उभयधर्मी का मतलब है ऐसी धातु जो अम्ल से और क्षारक से दोनों से विक्रिया करती है। ऐसी धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करती है और लवण और जल बनाती है। दोनों से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण और जल बनाती है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, कौन सा होगा? सोडियम होगा, चांदी होगी, कैल्शियम होगा, या एल्यूमिनियम होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी है। ठीक है, एक ये भी होता है कि ये आपके अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जाता है? यानी ओल्ड पेंटिंग्स कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं? H2S, H2PO4, H3O पॉजिटिव, H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फास्फेट, या हाइड्रोनियम आयन। इनमें से किसका यूज करते हैं?
सॉरी, ओके देखो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन में अपरूपता नहीं पाई जाती, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रोपी, एलोट्रोप नहीं है, कार्बन के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, टिन के होते हैं, बट लेड के एलोट्रोप नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अपरूपता नहीं पाई जाती, ये तो हो गया, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ये देखो, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उनसे संबंधित, एक बंद निकाय है उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, या घनत्व रहता है, आकार रहता है, कण का विन्यास रहता है, या द्रव्यमान रहता है, यानी कि विच प्रॉपर्टी स्टे द सेम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन ए क्लोज्ड सिस्टम, डेंसिटी, शेप, मास, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा जैसे केमिकल चेंज होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, शेप चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बट मास जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि अपने पढ़ते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी कि मास कंजर्वेशन जो लॉ है वो कहता है द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं पहले। 59 है, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है, सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, आयरन मिलती है, टीआई मिलती है, यानी टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, तो इनमें से कौन सी धातु है वो बहुत मात्रा में आपको मिलती है, तो ऑप्शन नंबर जो 59 का रहने वाला है वो है एल्यूमिनियम, क्या रहने वाला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। आगे विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर, निम्न में से कौन सी रेडियो धर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग में आता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या ड्यूटेरियम, इसका आंसर रहेगा प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के अंदर क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, पहले तो इसका सूत्र आना चाहिए अपने को, तो क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका वो आप देख लेना, इसका जो आंसर होगा वो रहेगा +6, क्या रहेगा ऑप्शन डी +6। होता क्या है कि जो भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मानना है, बाकियों का ऑक्सीकरण अंक आपने रखना होता है, जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन का रखना है तो इसके लिए 2 × -2 रहेगा, इसका भी +2 × -2 रहेगा, इक्वल में आपके 0, इसको सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये क्या है जी, ब्लीचिंग एक्शन, अच्छा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोस्ट SO2 इज बिकॉज ऑफ, यानी कि नम SO2 का विरंजक गुण किस वजह से होता है, नम का मतलब होता है कि वो आपके मॉइस्चराइजेशन के अंदर आ रखा है, यानी कि भीगा हुआ, किस गुण के कारण होता है, रेड्यूसिंग पावर के कारण होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, या एक्सिडिक प्रॉपर्टी होती है, या बेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें से क्या होता है, यानी अपचयन क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता, क्षारीय गुण या अम्लीय गुण। इसका जो सही आंसर रहेगा 65 क्वेश्चन का वो रहेगा अपचयन क्षमता, यानी कि रिड्यूसिंग जो पावर है उसके कारण। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर है कि जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होगी कम, और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी ज्यादा करने की पावर होगी। ओके ये हो गए आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन और नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब फिजिक्स के क्वेश्चन बचे हैं आपके, और ये रहे फिजिक्स के क्वेश्चन 91 से, कहाँ से 91 90 चेक कर लेते हैं, नहीं HPCL राजस्थान रिफाइनरी, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। ओके नेक्स्ट आपके काम की चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, इकाई क्या है, टेस्ला, वेबर, गाउस, कूलाम। तो सबसे पहले इन सबको तो जान लें क्या होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है बोलो, आवेश का मात्रक होता है। गाउस किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन ये CGS मात्रक होता है, CGS, ठीक है। वेबर आपका आंसर रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। टेस्ला किसका होता है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का होता है,
इसका होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और ये SI मात्रक बोल दो या इसको बोल सकते हो MKS मात्रक होता है। ठीक है, ओके, आंसर रहेगा सी। आगे है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक विद्युत मोटर है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, न्यूटन्स लॉ पे, ओम्स लॉ पे, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ नहीं आएगा, वो तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए होता है। ओम्स लॉ भी नहीं आएगा, V और I में संबंध होता है। न्यूटन्स लॉ नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण आएगा। इधर है समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। और वास्तविक वाला और आभासी बड़ा, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, दर्पण के पीछे दिखता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, यानी आंसर बी कौन सा होगा? बी। यानी ये सारी तो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। चलो आगे चर्चा करते हैं, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। इसको कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, अब ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए विजुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा हो, हमेशा छोटा हो। तो देखो समतल दर्पण छोटा नहीं, समान आकार का बनाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। एक मिनट भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो है वो छोटे और बड़े दोनों बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। अवतल दर्पण ये छोटे बड़े दोनों बनाता, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। अगर यहाँ उत्तल दर्पण होता तो वो भी आंसर हो सकता था, उत्तल दर्पण होता तो वो भी आंसर हो सकता था। ओके, 97 नंबर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर इज एट। यानी जब वस्तु एक अवतल दर्पण के अनंत पर, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पे रखी है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अपने प्रतिबिंब कहां से शुरू होते हैं? फोकस से। ए आंसर होगा आपका, दर्पण के फोकस पर बनेगा, वक्रता के केंद्र पर नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र पर कब बनेगा? जब सी पे रखा है तभी सी पे बनता है। अनंत पर कब बनता है? जब आप एफ पे रखते हो। दर्पण के पीछे कब बनता है? जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ, बिल्कुल। 94, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, यानी एक वस्तु का चालक, एक चालक का प्रतिरोध निम्न किस पर निर्भर करता है? इनमें से वो बताना है। तो उसकी लंबाई पे बिल्कुल करता है, क्षेत्रफल पे भी करता है, ताप पे भी करता है, दिए गए सभी विकल्प पर। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी विकल्प पर, ऑप्शन नंबर डी। यानी लेंथ पे भी करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, ऑल ऑफ अबव आंसर होगा। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू its component colors is called reflection, refraction, polarization, dispersion। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, विक्षेपण। क्या होगा आंसर? विक्षेपण होगा। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इट मीन्स डिस्पर्सन इज कॉल्ड डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर का इक्वेशन विबग्योर, विबग्योर इक्वेशन मींस फॉर्मूला कह सकते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस होता है। तो आंसर नंबर सी, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, परितारिका पर, दृष्टिपटल पर, पुतली पर। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर दृष्टिपटल, रेटिना, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न। वाह, 2 प्रश्न बच गए और दोनों ही खतरनाक प्रश्न। 95 नंबर, द ऑर्डर ऑफ कलर्स इन ए रेनबो फ्रॉम लोअर एज टू टॉप एज, नीचे से ऊपर की ओर। और इसने बोला है आर रेड है, ओ ऑरेंज है, वाई येलो है, जी ग्रीन है, बी ब्लू है, आई इंडिगो है, वी वायलेट है। एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपरी किनारे तक रंगों का क्रम क्या होगा? लाल है, नारंगी है, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। या आप कह सकते हो भैया बेजानी है पीनाला, ये भी एक ट्रिक होती है, बेजानी है पीनाला, हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे। ओके, लेट्स सी नाउ। तो नीचे से ऊपर, तो नीचे विबग्योर, ऊपर ही ऊपर आर आएगा, वी से शुरू होके आर। नीचे से ऊपर जाओगे तो विबग्योर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी, ये उल्टा है इसका, ये हो नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, प्लस का 1.9 गुणा 10 की पावर 16 कूलम, माइनस का 1.9 गुणा, ये दोनों तो होते ही नहीं है।
इन दोनों में से देखो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस वाला तो होता है प्रोटॉन का, किसका होता है, प्रोटॉन का, माइनस वाला होता है इलेक्ट्रॉन का। इसने काहे का पूछा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी चिपका ही दो। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। तो ये जो पेपर है इसका आपने एनालिसिस कर लिया है। अब आप देखें किस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक लगते हैं उनके अंदर इस लेवल तक जाने की आपको जरूरत है, क्योंकि RSSM भी है और 2018 में इतना सोच सकती थी, तो सोच के देखो 2018 के बाद 2025, मतलब कि 5 ये और 2 वो, यानी 6 से 7 साल हो गए। तो इतने में तो अपडेट हुआ होगा माइंड उनका भी, बच्चे भी अपडेटेड है तो वो भी अपडेट हुए होंगे। तो आपको अंदाजा लगाना है कि इस पेपर से अपने किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। हो सकता है नहीं होगा, 100% होगा। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप ये मान लो 70 से 80% क्वेश्चन क्या होंगे आपके, इनमें से कॉपी पेस्ट होंगे। क्या होंगे, कॉपी पेस्ट होंगे। ये हो सकता है कि ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दे, बस बात टॉपिक ये रहेंगे। टॉपिक कहाँ से बदलेंगे भाई, है ना, इतने ज़्यादा नहीं बदलेंगे वो। तो आप कंटिन्यूसली जो आपके PYQ क्वेश्चन सॉल्वेशन की जो सीरीज है इसको कंटिन्यूसली देखते रहें। आप अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके माध्यम से भी अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को अपने यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ इसी मंच पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को बूस्ट करें और आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसकी खोपड़ी में छेद करें। धन्यवाद।